Dear fellows, in this video, I'm going to talk about biomass, how biomass is proving itself to be the most effective and alternative replacement of fossil fuels, which are crude oil, petroleum or natural gas, and chemicals or feedstocks. Actually, the feedstock is any raw material. If I have to describe it from the point of view of industrial chemistry, then the feedstocks are the raw materials that are used to produce numerous and enormous products. Fossil fuels, if we talk about fossil fuels, then fossil fuels are hydrocarbon containing materials which are formed naturally in the earth's crust from the remains of dead plants and animals that lived millions of years ago. बायोमास और अगर फॉसिल फ्यूल्स का कंपैरिजन किया जाए तो बायोमास के पास भी कार्बन कंटेंट है और फॉसिल फ्यूल्स भी हाइड्रोकार्बन बेस्ड होते हैं और फॉसिल फ्यूल्स लिथिफिकेशन प्रोसेस के जरिए से बनते हैं जिसमें हीट, प्रेशर और जियोलॉजिकल टाइम स्केल बहुत मैटर करता है, यानी बहुत ज्यादा वक्त चाहिए इन्हें बनने के लिए, जो कि 300 मिलियन ईयर्स अगो है। यही वजह है, यही इसकी फॉसिल फ्यूल की खामी है कि ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, इन्हें बार बार बनाया नहीं जा सकता। अगर एक दफा इन्हें कंज्यूम कर लिया है या इनको जला लिया है तो कंबशन के बाद भी दोबारा एनवायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन ही काज करते हैं, दोबारा बन नहीं सकते क्योंकि ये नेचुरली बनते हैं, तो इन्हें बहुत ज्यादा टाइम पीरियड चाहिए। फिर केमिकली इन्हें ट्रांसफॉर्म किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर में या और इस ऑर्गेनिक मैटर को ट्रांसफॉर्म किया जाता है कंसेंट्रेटेड एनर्जी सोर्सेज में। अगर इसके मेन फॉसिल फ्यूल्स की टाइप्स की बात करें तो दिस इज ए पीट, और पीट में जो कार्बन कंटेंट होते हैं वो 60% होती है, और ये क्रूड ऑयल है, और ये नेचुरल गैस है, और ये कोयला है। And you can even see the skeleton of dinosaurs which has been dumped under the crust of earth. So this is actually a little illustration how fossil fuels are formed. This slide discusses the examples of fossil fuel. The first one is coal, the second one is petroleum, and the last one is natural gas. We use coal to generate heat, electricity and light, and we use petroleum. Petroleum has another name which is crude oil or simply oil, but it is formed from the ancient marine organisms like plankton and algae. It is converted to petrol and diesel, और डीजल जो है वो हैवी व्हीकल्स को रन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस ये अलायंस में यानी कॉम्बिनेशन में पेट्रोलियम के मिलता है अर्थ क्रस्ट में, और नेचुरल गैस को ज्यादातर हीटिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में इसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी होती है। ग्लोबल क्रूड ऑयल डिपेंडेंस ये है कि जो क्रूड ऑयल है वो नेचुरली इसी कलर का होता है जिस तरह ये वीडियो एक्सप्लेन कर रही है। और you can even see that how crude oil or petroleum is rushing out from the surface of desert. And let's move our attention to this pie chart. This pie chart explains how the crude oil has been used for energy consumption worldwide, or how the crude oil or fossil fuels are used worldwide for electricity generation. This pie chart is explaining that एनर्जी कंजम्पशन के लिए यानी पेट्रोलियम को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी 34.3% वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में। और अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा कोयले को इस्तेमाल किया जाता है, ये ब्लू एरिया 39.8% कोयले से बिजली बनती है। This section of slide discusses that fossil fuel is not just a source of energy, but it makes our foundation. It makes the foundation of human lives. और इससे बहुत सी ऐसी चीजें बनती है जिन्हें हम नोटिस भी नहीं करते, जस्ट लाइक नेफ्था इज ऑल्सो द बाय प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिलेशन टावर और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें क्रूड ऑयल को एक डिस्टिलेशन टावर से गुजारा जाता है और इसमें बहुत से बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, इंटरमीडिएट्स बनते हैं और प्रोडक्ट्स बनते हैं। और नेफ्था जो है वो प्लास्टिक इंडस्ट्री की बेस है। Watch this. Black liquid bursting out of the pipe. That's crude oil, black gold, and you use it all day without realizing it. Drop crude oil into a distillation tower and everything separates by heat. At the very top comes gas. Put it in a tank and it becomes the blue flame on your stove. Just below is gasoline. It's only a small part of the oil, but it keeps cars, trucks and the entire modern world moving. Lower down is kerosene. This is what jet engines burn. Below that is diesel, excavators, tractors, heavy machines. Anything that works hard runs
on this. Near the bottom, the oil turns thick like syrup. That's heavy fuel oil. Ships and power plants love it because it's powerful and cheap. The very bottom becomes asphalt. Heat it, spread it, and it turns into the roads you walk on. But the most ignored part is right in the middle, naphtha. It looks boring, but your clothes, plastics, phone case, almost all start from here. One barrel of oil looks simple, but at least 50 things you use today exist because of it. फॉसिल फ्यूल्स के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। 89% जो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो फॉसिल फ्यूल्स की वजह से होती है, फॉसिल फ्यूल की कंबस्टन या इमिशन की वजह से होती है। 37.4 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड वाज डम्प्ड इन द एटमॉस्फेयर इन 2023 अलोन, और ये बहुत ही एक ह्यूज फिगर है। 8.7 मिलियन डेथ्स होती हैं एयर पोल्यूशन की वजह से वर्ल्ड वाइड, जो कि फॉसिल फ्यूल की वजह से एयर पोल्यूशन बनती है। और 50 years has been left this section of this slide is discussing or informing us that roughly worldwide जो भी ग्लोबल मीडिया आउटलेट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने एक रफ एस्टिमेशन लगाई है कि सिर्फ और सिर्फ 50 साल है, इसके बाद जितने भी फॉसिल फ्यूल्स के जखायर है वो खत्म हो जाएंगे। लिहाजा इस 50 साल के अरसे में ही कोई ऐसा सोर्स जरूर डिवेलप किया जाना चाहिए जो कि एक अल्टरनेटिव सोर्स साबित हो फॉसिल फ्यूल्स का, और उसमें भी वही कंटेंट हो, यानी केमिकली भी वो उस जैसा ही हो और वो उस जैसे ही प्रोडक्ट्स बनाता हो। अगर 3.3% ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो इसमें यह है कि जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं या रिस्पायरेटरी डिजीजेज जो पैदा हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल या फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हुई हैं। तो उसमें 3.3% पूरी एंटायर दुनिया की जितनी भी जीडीपी है वो लगती है हेल्थ सेक्टर की वजह से उन बीमारियों से निपटने के लिए। So the problem with fossil fuel is that we are very well aware of all of the problems. Like they are finite and they are non-renewable. They contribute to global warming and they may lead to diseases and other health issues. If we have to discuss about the disadvantages of fossil fuel, then this slide is one of the best slides. कार्बन डाइऑक्साइड की जो पूरी दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और पूरी दुनिया में जो बनती है सबसे ज्यादा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स की वजह से बनती है। 57% कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल्स की इमिशन की वजह से रिलीज होती है। बाकी जो है उसमें यानी उसकी कॉजेज में आ सकते हैं डिफोरेस्टेशन या डिके ऑफ बायोमास या कार्बन डाइऑक्साइड या अदर यानी सोर्सेज आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो इस पे फॉसिल फ्यूल की है। And this is actually the revolution of humankind. First we relied on coal and then we shifted our focus from coal to crude oil, and now we are focusing on biomass. What is the biomass? Biomass refers to any organic material which is derived from plants or living organisms that can be converted into energy, fuels or chemicals. So this is a theoretical definition, but if we have to look at the types of biomass, then the garbage, wood, landfill gases, alcohol fuels like ethanol, crops like corn, they are the main types of biomass. And the other examples of biomass is corn stalks, corn stalk and corn leaves, and this is wheat straw, this is rice husk, and these are wood chips, and these are sawdust. These are the other examples of biomass like soybeans, palm oil and rapeseed. एंड क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो है वो आपने अक्सर देखा होगा कुछ दरख्तों से गूंद निकलती है और वो उस सिलसिले में निकलती है जब एक दरख्त जो है वो किसी फिजिकल थ्रेट को फील कर रहा हो, यानी किसी भी दरख्त का डिफेंस सिस्टम जो है वो महसूस कर रहा है कि उस दरख्त में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक कर दिया है, तो उस सिलसिले में जो निकलने वाली गूंद होती है उसको क्रूड ऑयल कहते हैं, और वो भी एक बायोमास का सोर्स हो सकते हैं क्योंकि वो दरख्त ने भी उसको इसी सिलसिले में रिलीज किया है क्योंकि वो एक प्रोडक्ट के तौर पर है। उसे बायोमास के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है या एज ए बायोमास ट्रीट किया जा सकता है। एक्चुअली बायो रिफाइनरीज ही वो एक फैसिलिटी है या अपरेटस है या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत से प्रोसेसेस हैं या जिसमें बहुत से प्रोसेसेस होते तो हैं लेकिन उसमें बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मिलकर एक काम कर रहे हैं, यानी इंटीग्रेट करते हैं बायोमास की कन्वर्जन प्रोसेसेस को ताकि फ्यूल्स, पावर और वैल्यू एडेड केमिकल्स बन सके। अगर पेट्रोलियम रिफाइनरी और बायो रिफाइनरी का
कंपैरिजन करवाया जाए तो इसमें पेट्रोलियम रिफाइनरी के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि इसमें क्रूड ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है या नेचुरल गैस को, लेकिन बायो रिफाइनरी में बायोमास, एंटायरली बायोमास को इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेसेस इसमें डिस्टिलेशन होती है, क्रैकिंग या रिफॉर्मिंग यानी क्रूड ऑयल की जो प्री ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं उसमें ये सारे प्रोसेस आते हैं। लेकिन बायो रिफाइनरी में फर्मेंटेशन, गैसिफिकेशन, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होते हैं, तो ये इसके सारे प्री ट्रीटमेंट मेथड्स हैं। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें इसमें गैसोलीन, डीजल, जेट फ्यूल और पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं, लेकिन इसमें सभी के साथ ये बायोमास से भी बनेगा, ये भी बायोमास से बन सकता है, लेकिन इसमें शुरू में बायो लगा दिया जाता है क्योंकि ये नेचुरल यानी ऑर्गेनिज्म से बनते हैं या प्लांट से बनते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म से। बायोफ्यूल्स, बायोप्लास्टिक्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स। और एनवायरमेंटल इंपैक्ट की अगर बात करें तो ये हाई ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होती हैं, यानी इनकी एनवायरमेंटल इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। सो वी कैन इवन से दैट petroleum based refineries or the products which are produced from petroleum based refineries, they pose a serious threat to environment और ये एक डेंजर है। और अगर हम बात करें बायो रिफाइनरी की तो इसमें लोअर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होती हैं और जो सोर्सेज बनते हैं उन्हें बार बार इस्तेमाल भी किया जा सकता है, यानी इन्वायरमेंट पे उसका माहौल जो है उसके ऊपर असरात बहुत कम होंगे। This video will explain how biorefineries will gather or the workers or laborers which are working on this specific factory will gather garbage and they will pass all the garbage materials on the rolling mills and finally they will crush the material with the help of crusher. Let's look at this. इस वीडियो ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह बायोमास को ट्रीट किया जाता है, यानी क्रशर से गुजार के उसे फाइनली डिवाइडेड पाउडर में कन्वर्ट कर दिया ताकि उसको हाइड्रोलिसिस किए जा सके उससे। और बहुत से और प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें फर्मेंटेशन है ताकि एथेनॉल कन्वर्ट बनाया जा सके, यानी ग्लूकोज से एथेनॉल बनाया जाए जो कि एक फ्यूल होता है। Ever heard of lignocellulosic bio? अगर हमने एक प्लांट बेस्ड बायोमास लिया तो उसमें हम जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर यानी प्लांट सेल वॉल में सबसे ज्यादा जो कंटेंट पाया जाता है वो सेलुलोज होता है और सेलुलोज एक पॉलीमर है यानी होमोपोलीसेक्राइड है। और उसके बाद हेमी सेलुलोज होता है और उसके बाद लिग्निन होता है और लिग्निन जो है वो हेमी सेलुलोज के मैट्रिक्स को और सेलुलोज को आपस में कनेक्ट करता है। तो इसलिए ये तीनों चीजें मिलकर एक बहुत ही रिजिड प्लांट सेल वॉल बनाती है और जिसकी वजह से जो प्लांट्स की दरख्तों की जो जड़ें होती हैं वो जितना मर्जी तूफान आ जाए वो अपनी जगह पर स्टेबल खड़ी रहती हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंकेज होती है। Biomass. It's nature's powerhouse for renewable energy. Lignocellulosic biomass comprises three main components: cellulose, hemicellulose, and lignin. Together, they form the rigid structure of plants. This type of biomass is found in crop residues, forestry waste, and even dedicated energy crops, ready to be converted into biofuels. When processed, lignocellulosic biomass can be converted into biofuels like bioethanol, biogas, and more. Clean energy for a greener future. From farm waste to fuel, lignocellulosic biomass is shaping a sustainable energy future. Let's power up with nature.
दिस डायग्राम इज एक्सप्लेनिंग दैट अगर हम एक प्लांट सेल वाल लें, यानी एक फसल है, तो उसमें यानी जूम किया जाए माइक्रोस्कोप की मदद से, तो प्लांट सेल को देखा जा सकता है। लेकिन अगर प्लांट सेल को भी फर्दर जूम इन किया जाए तो प्लांट सेल वॉल नजर आती है, और प्लांट सेल वॉल में भी ये सेलुलोज है और उसके ऊपर हेमी सेलुलोज का मैट्रिक्स है, और हेमी सेलुलोज का मैट्रिक्स है, और हेमी सेलुलोज के मैट्रिक्स के अलावा यानी इन दोनों चीजों को जो चीज ज्वाइन कर रही है या कंबाइन कर रही है वो लिग्निन है, और ये सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स है, और ये आपस में देख सकते हैं अभी कितने बड़ी चेन बना रहे हैं, और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की मदद से। ये एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है जिसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे से मिलता है, और ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता है जिसे एंटायरली पूरे स्ट्रक्चर को सेलुलोज कहा जाता है। अगर हमें पूरे प्रोसेस को एक फ्लो चार्ट में या एक सीक्वेंस में एक्सप्लेन करना हो तो सबसे पहले तो इसकी सक्सेस इसमें रिलाई करेगी कि एक पूरे पॉलीमर जो है यानी सेलुलोज का, उसको कन्वर्ट कर दिया जाए मोनोमर्स में, यानी इस सारे को अलग अलग करके ग्लूकोज अलग कर दिया जाए, फिर उसके बाद इन ग्लूकोज को फर्मेंटेशन के जरिए से एथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया जाए, और ये एथेनॉल जो है अगर ये हाई क्वालिटी का एथेनॉल मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छा एक फ्यूल है। तो इस तरह फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर सकता है ये वाला फ्यूल। And this section of slide discusses about the cellulose, which I have also explained that कि ये एक लॉन्ग और स्ट्रेट चेन होती है जो कि thousands of glucose molecules से मिलकर बनती है, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चेन होती है, जस्ट लाइक ए थिक रोप। और यही वजह है कि प्लांट्स बहुत ज्यादा रोबस्ट होते हैं, और इनका जो बॉन्ड है शुगर्स के दरमियान या ग्लूकोज के दरमियान वो एक β1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है जो कि कोवलेंट बॉन्ड है, और ये बहुत ज्यादा सुपर ग्लू के तौर पर आप इसको सोच सकते हैं, सुपर ग्लू के तौर पर, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जो बॉन्ड स्टार्च में या पोटैटोज में पाया जाता है उससे ज्यादा ये इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है सेलुलोज के अंदर, और इनका ये केमिकल फॉर्मूला है। और इसकी अगर परसेंटेज की बात करें बायोमास में तो 40 to 60% बायोमास में सेलुलोज पाया जाता है। इसीलिए इंडस्ट्रियल वैल्यू में अगर बात करें तो ये एक अल्टरनेटिव सोर्स तो जरूर है फॉसिल फ्यूल का, लेकिन अभी तक इसमें जो चैलेंजेस पेश आ रहे हैं इन तमाम प्रोसेसेस में वो ये है कि किसी भी पौधे से पूरे का पूरा सेलुलोज नहीं एक्सट्रैक्ट किया जा सकता, या अभी तक तो नहीं किया जा सका, यही इसका एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और जो फर्मेंटेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनोक्यूलेट होते हैं या जो ग्रो करवाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा रोबस्ट नहीं होते, या वो बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है। इस वजह से मेनली अभी तक जो फोकस है वो इन दो चीजों पर है कि एक तो सेलुलोज की एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को बहुत ज्यादा परफेक्ट बनाया जाए, और दूसरा फर्मेंटेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हों जो बहुत ज्यादा अच्छे से काम फर्मेंटेशन को परफॉर्म कर सके। This video explains roughly the 4 methods how we can turn our biomass into power or into fuels or value-added chemicals. So let's watch this video. Ever wondered how organic waste is converted into clean energy? Let's explore the 4 amazing processes that make it happen. First up, combustion. Biomass is burned to produce heat in a controlled environment. This heat generates steam, which powers turbines and creates electricity. Next is pyrolysis. In this process, biomass is heated without oxygen to create bio-oil, syngas, and char. It's a versatile way to produce fuels and materials. Gasification converts biomass into syngas, a mix of hydrogen, carbon monoxide, and methane. This gas can be used for electricity or as a chemical feedstock. Finally, anaerobic digestion. The microorganisms break down biomass to produce biogas. The biogas is used to heat or electricity. From combustion to anaerobic digestion, these processes turn waste into valuable energy. So moving on to the next slide, बायोमास को कन्वर्ट करने में यानी बायोमास को बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत से प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन इनमें रफली जो एक मेथड है उसे बायोकेमिकल मेथड कहते हैं, और इसमें कुछ इसके ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं। सो लेट्स डिस्कस दिस। तो अगर प्री ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें जो मैंने आपको बताया था कि फाइनली क्रश पाउडर होता है उसको स्टीम के साथ या एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है ताकि उसकी लिग्निन सील को बिल्कुल ही तोड़ा जा सके, और उसके बाद जो लिग्निन सील है उसके बाद सेलुलोज और हेमीसेलुलोज बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। और अगर कंडीशनिंग की बात करें, अगर इसको एसिड के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो इस सिलसिले में जो एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होगी वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि एंजाइम्स एक ऑप्टिमम पीएच के ऊपर काम करते हैं। अगर वो ऑप्टिमम पीएच या टेम्परेचर ना प्रोवाइड किया जाए
तो वो एंजाइम डीनेचुरेशन हो जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर प्रोटीन्स, और पीएच एडजस्टमेंट और न्यूट्रलाइज करना एसिडिक मिक्सचर को बेस के साथ बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि एक ऑप्टिमम इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके एंजाइम्स को। और उसके बाद जो एक एंजाइम है सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, यानी सेलुलोज की ब्रेक डाउन किसमें करनी है, ग्लूकोज में, तो इसके ब्रेक डाउन के लिए एक एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है जिसे सेलुलोज कहते हैं। और ये एंजाइम बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, उसको ब्रेक करता है। और दो तरह के जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इनमें एक तो ग्लूकोज है, दूसरा जाइलोज है। लेकिन इनमें भी सबसे अहम चीज ये है कि ग्लूकोज और जाइलोज किस तरह बनते हैं। तो जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो वो सेलुलोज की जब ब्रेकडाउन होती है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और जब हेमी सेलुलोज की ब्रेकडाउन होगी तो वो कन्वर्ट होगा जाइलोज के अंदर। इट इज एक्चुअली पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर। और उसके बाद माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होती है, और माइक्रोबियल फर्मेंटेशन में यीस्ट या बैक्टीरिया को इनोकुलेट करवाया जाता है ताकि वो जो ग्लूकोज बनी है उसके साथ उसको ईट करे और एनारोबिक इन्वायरमेंट में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करे। तो इसकी जनरल से एक इक्वेशन जो हम सब पढ़ते हैं तो वो C6 अगर यीस्ट के साथ है या बैक्टीरिया के साथ है, डजंट मैटर। तो ये एक जनरल सी इक्वेशन होती है फर्मेंटेशन की, जिसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट किया गया है एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। और उसके बाद होती है डिस्टिलेशन और प्योरिफिकेशन। तो डिस्टिलेशन में ये है कि जो एथेनॉल बनती है वो हाई क्वालिटी की नहीं होती, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्योंकि जब हम बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ते हैं तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, क्योंकि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में मिलकर सेलुलोज बनाते हैं तो उसमें भी एक कंडेंसेशन रिएक्शन होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। लेकिन इसी तरह जब उनको दोबारा से सेलुलोज को तोड़ना पड़ेगा तो वही वाटर मॉलिक्यूल प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी हाइड्रोलिसिस होगी, जिस वजह से जो एथेनॉल है इसमें बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट पाया जाता है और ये हाई क्वालिटी का नहीं होता। लिहाजा इसकी डिस्टिलेशन करते हैं, यानी ऐसी ट्रीटमेंट मेथड होते हैं, सेपरेशन टेक्निक है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस पर चीजों को सेपरेट किया जाता है। और फिर प्योरिफिकेशन होती है, और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं जो एथेनॉल बनी है वो हाई क्वालिटी की है या लो क्वालिटी की है। और वही एथेनॉल हाई क्वालिटी फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल होकर फॉसिल फ्यूल्स को यानी उसका इस्तेमाल को कम कर सकती है। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो and it explains inclusively the entire process of biochemical conversion. Chemical conversion uses enzymes and microorganisms to convert biomass into sugars and those sugars into biofuels or bioproducts that can replace products currently made from crude oil. Here's one example of a biochemical conversion process. After biomass is collected and transported to the processing facility, it undergoes a pre-treatment process, so the components of the biomass are easier to break down with enzymes in the subsequent steps. Steam or water, sometimes in the presence of chemicals, is used to break down the biomass into cellulose, hemicellulose, and lignin. In one possible approach, acid is used for pre-treatment. However, enzymes can't operate in highly acidic conditions, so a base is used to balance the pH. And the mixture is cooled before the enzymes are added. Enzymes perform a chemical reaction called hydrolysis. During this process, the enzymes break the cellulose chains into glucose and the hemicellulose chains into xylose. Glucose and xylose are the sugars that can most readily be fermented into ethanol or other biofuels. During the fermentation process, the mixture is inoculated with microbes such as yeast or bacteria that digest the sugars and secrete compounds that can be used as biofuels or biofuel components. This total conversion process takes approximately 3 to 5 days. In the case of ethanol, the liquid is separated by distillation, which is a method of separating mixtures based on differences in their boiling points. The resulting ethanol is collected and purified for use in blending with fuel. The sugars can also be fermented or chemically converted into longer chain molecules. With the addition of hydrogen, these molecules are processed into renewable gasoline and diesel. The solids and liquids remaining after distillation, known as stillage, then undergo a series of steps to remove water from the mixture. Solid and liquid separation, whether by centrifugation or other means, is used to recover the insoluble lignin-rich residue. This residue can then be sent to an on-site combustion system where it is burned to generate steam and electricity that can be used for power. The Department of Energy is working to develop cost-competitive advanced biofuels by reducing costs and improving efficiency throughout the biochemical process. Current R&D focuses on high-yield feedstocks, more efficient enzymes, and more robust microorganisms that will advance biochemical conversion processes to provide clean, renewable transportation fuels and other products.
biochemical conversion uses So that's all for this video. See you in the next video. Thank you so much.